नमस्कार। आज मैं तमन्ना और मैं चिन्मय डीएवी के विद्यार्थी आप सबका यू मी और हम सवालों से जवाबों तक के इस सफ़र में स्वागत करते हैं। आज हम आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं श्रीमान प्रमोद खुर्सीजा जी से, जो कि डीएवी स्कूल के प्रधानाचार्य हैं और इन्होंने अपना ज़्यादातर जीवन एजुकेशन सिस्टम को ही समर्पित किया। आइए जानते हैं एक साक्षात्कार के जरिए इनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ खट्टे मीठे और अनमोल पलों को। नमस्कार सर। नमस्कार बेटे। सर, आर्य युवा आर्ट क्लब की पूरी टीम की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर, हमने बहुत सोचा कि हमारा पहला सवाल क्या होना चाहिए, फिर सोचा कि बचपन से अच्छा सवाल और क्या हो सकता है, कि बचपन ही ये समय होता है जब हम मस्ती करते हैं और अपनी ज़िंदगी कुछ अनमोल पल बिताते हैं। सर, हम भी आपके बचपन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। मेरे बचपन के बारे में मैं अभी पेरेंट्स काउंसलिंग चल रही थी, तो मैंने उनको अपने एक दो एक्सपीरियंसेस बताए बचपन के। हम बच्चों को 2 साल की उम्र में आज स्कूल में डालना शुरू कर देते हैं, तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस फ्री एजुकेशन की आजकल, पर जब मैं अपने बचपन को कंपेयर करता हूँ तो शायद हम ज़्यादा स्ट्रेस फ्री थे। आज के बच्चों को हमने स्ट्रेस रिडन कर दिया है, जो मुझे लगा। क्यों कि अभी 2 साल का बच्चा हुआ नहीं, हम क्रैच ढूंढने लग जाते हैं। आजकल जो चल रहा है, अब क्रैच में बच्चे को डाल दिया, बच्चे पे प्रेशर आ गया जो उसका सिलेबस नहीं है, क्रैच वाला टीचर करवा रहा है। स्कूल में एक हम कहें कि डिफ़ाल्टर की तरह से बच्चे को एंटर करवाया जाता है। और मैंने अपना बचपन उनको बताया कि मैं बड़े समझदारी में, मुझे आज अपना फेस, अपनी सारी ड्रेसिंग, सब कुछ याद है, किस तरह से मेरे पापा के साथ मैं बड़ा झूमता हुआ गया। भी आज स्कूल जा रहे हैं, मतलब मेरे चेहरे पे शिकन नहीं था, मुझे खुशी थी कि मेरे पेरेंट्स मुझे स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। और मेरी एज तो 5+ थी जब मैं गया। मुझे लगता है कि वो मेरा टाइम तो बहुत बढ़िया था। वो 5 साल की एज के बाद जब मैं स्कूल में गया, अपने बचपन को मैंने गलियों में जो खेलने वाला काम था, वो छोटे बच्चों का हमारा जो ग्रुप था, बड़े अच्छे से चला। और आजकल हम शायद वो टाइम दे ही नहीं रहे, तो इट वॉज वेरी गुड टाइम फॉर मी। और आज को कंपेयर करता हूँ तो हम स्ट्रेस फ्री थे, आजकल बच्चे स्ट्रेस रिडन। सर, हम जानना चाहते हैं अपने बचपन में कोई मस्ती की हो जो आपको बहुत यादगार हो। मस्तियाँ तो बहुत करते थे, अब मस्ती ही की है मुझे तो लगता है। मुझे ये लगता है कि मस्ती ही की थी हमने, मस्ती में ही पड़े हैं, कभी प्रेशर ऐसा नज़र नहीं आया। हमारा, मुझे मस्ती की बात करूं तो 7-8 साल की एज में हमारे जो शॉप थी, मैं वहाँ चला जाया करता था। इट वाज 1.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई स्कूल। मुझे बड़ा अच्छा लगता था भी मैं जा कर के अपने ब्रदर को सरप्राइज़ दूं कि मैं आ गया। हालांकि डांट पड़ती थी वहाँ पहुँचने पर, तो पूछा किससे, कैसे आया, क्यों आया, मम्मी घर पे ढूंढ रही होगी। तो ऐसी मस्तियाँ मैं बहुत जगह विज़िट करता था। थोड़ी सी ज़्यादा बता दूं तो स्कूल से भाग के फिल्म भी देखा करता था। ठीक है सर, आजकल हम देखते हैं कि मम्मी पापा डिसाइड करते हैं कि बड़ा होकर बच्चा क्या बनेगा। बच्चा अपने सपने छोड़कर मम्मी पापा के सपने पूरे करने की कोशिश करता है। तो सर, ये टीचिंग लाइन में आने का सपना आपका खुद का था या आपके मम्मी पापा का? एक बात बड़ी साफ आप लोगों को बता दूं, हर इंसान 2 जिंदगियां जीता है, ठीक है ना। एक तो वो खुद की, और दूसरी ज़िंदगी वो अपने बच्चे में जीता है। जो वो नहीं कर पाया वो चाहता है कि मेरे बच्चा वो करे। सपोज मेरे पेरेंट्स जो थे, दे वांटेड मी टू बिकम ए डॉक्टर, मैं नहीं बना। तो जब मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया तो मेरा फोकस ये था कि ये डॉक्टर बने, क्योंकि मुझे लगता था ये मेरी नाकाबिलियत थी कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया, बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट तो हर इंसान 2 जिंदगियां जीता है। दूसरा वो अपने बच्चे में, इसीलिए वो बच्चों पर इम्पोज करते हैं। लेकिन मेरे केस में मैं बता दूं कि 8th क्लास तक आते आते मेरे बेटे ने मुझे बता दिया था कि मुझे कोई डॉक्टर बनने का शौक़ नहीं है। मैंने कहा भी क्या करना चाहता है? वो कहते ये मुझे भी नहीं पता मैं क्या करना चाहता हूँ, पर हाँ ये तय है कि +2 तक मैं मैथ्स और फिज़िक्स ज़रूर पढ़ूँगा।
उसके बाद चाहे मैं इंजीनियरिंग करूं ना करूं वो मैं बाद में डिसाइड करूंगा। तो ठीक है, पेरेंट्स इम्पोज करते हैं। हमारे टाइम में ये कह लें कि हम जिस फील्ड से जुड़ गए, एजुकेशन फील्ड से जुड़ गए, तो हमें ये मैच्योरिटी आ गई कि नहीं, हमें अपना विज़न जो है वो अपनी इच्छाएं जो हैं, अपनी डिज़ायर्स बच्चों पे थोपनी नहीं चाहिए। तो लेकिन आज भी लोग थोप रहे हैं, अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं आई है। आज भी ज़्यादातर पेरेंट्स जो है उन्होंने तय कर रखा है मैंने बच्चे को क्या बनाना है। अपना एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मेरी बेटी को मैं चाहता था IAS बने, उसको उस साइड पे देखना चाहता था। वो कहती है सवाल ही नहीं पैदा होता, क्या करना है, मैंने तो लेक्चरर बनना है, इंग्लिश का लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है, एक बहुत अच्छी कैटेगरी का बनना है। ठीक है, उसने अपना गोल जो दे दिया। आपका सवाल थोड़ा सा इससे अलग भी था, दोबारा रिपीट करेंगे? सर टीचिंग लाइन में आने का सपना हाँ, खुद का- टीचिंग लाइन में टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, कोई प्लान ही नहीं था। दो चीज़ें होती हैं, टीचर बाय चांस एंड टीचर बाय चॉइस, है ना। हमारे हिंदुस्तान की बदकिस्मती यही है कि ज़्यादातर टीचर बाय चांस हैं, बाय चॉइस नहीं है। दे ट्राई फॉर मेडिकल line, they try for engineering line, try for anything else, but finally become teacher। they think कि ये नहीं बन पाए, चलो अब B.Ed करके टीचर तो बन ही जाओ। तो ये बात ठीक है कि मैं टीचर बाई चॉइस तो नहीं हूँ, बाई चांस हूँ, लेकिन इसको मैं चॉइस का रूप भी दे सकता हूँ। वो इसलिए कि आई हैपन टू बी द इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ माई फैमिली। ये कोई वो ज़रूरी नहीं है, ये मेरे परिवार वाले कहते थे, मैं नहीं कह रहा। मेरी सिस्टर कोई, मुझे याद है, MA में पढ़ रही थी और मैं अभी ग्रेजुएशन में था, आई वॉज इन साइंस स्ट्रीम। तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहना भी मेरा ये पेपर है, फ़लाँ प्रोफेसर से जा कर के मुझे ये गेस्ट लगवा के ला दे, या मुझे ये पैरा समझना है। मैं पढ़ता था, उनको समझाता था। मेरा सब्जेक्ट नहीं भी है तो मैं अपने सारे परिवार में एक टीचिंग करने वाला प्रोफेशन अपना लगाता था। उस वक्त ये नहीं था कि मैंने टीचर बनना है, जस्ट फॉर द नेसेसिटी ऑफ माई फैमिली, बिकॉज वी पीपल वर नॉट अलाउड टू टेक ट्यूशन्स। ट्यूशन के नज़दीक ही नहीं थे। हमारे पेरेंट्स अगर हमारी फ़ीस साल की प्रॉपर भर देते थे तो हमसे ज़्यादा खुश रहने वाला बंदा ही कोई नहीं होता था। क्योंकि इनकम के सोर्सेज बहुत कम थे, बहुत मुश्किल से वो सारा परिवार हम नहीं थे, उनके भाई बहन भी उनके साथ थे, बहुत बड़ा परिवार था। ये भी बहुत अच्छा लगता था हमें कि उन्होंने फ़ीस तो कम से कम भर दी ना, अब बाकी काम हमारा है। बट मैंने अपने प्रोफेशन को जिया बाय चॉइस है। जब मैंने एजुकेशन लाइन में पैर रख दिया तो फिर मैंने अपना 100% तो बहुत कम कहूँगा, कोशिश की कि 100 को डबल करके देने की कोशिश करूँ जहाँ भी काम किया। सर, आज आप एक सफल टीचर हैं, तो हमें पता ही है कि आप किसी भी फील्ड में जाने के लिए अपनी प्रैक्टिस और मेहनत करनी पड़ती है। सर, जब आप टीचिंग लाइन में आए तो आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? बहुत सारी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने घर पे अपने भाई बहनों को पढ़ा के मुझ में बड़ी ईगो आ गई, यार मैं तो बहुत कमाल है, तो मैंने MA वाले को पढ़ा दिया, मैंने BA वाले को पढ़ा दिया, हूँ मैं BSc से, साइंस से हूँ। तो ऐसे ही लगता था। तो जब मेरा बिज़नेस छोड़ना पड़ा और मुझे इस प्रोफेशन में आना पड़ा तो मैंने एज टेम्परेरी लेक्चरर सबसे पहले ज्वाइन किया। तो मुझे तो ये था पढ़ाना क्या है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट 10 दिन के अंदर मेरी जान निकल गई। मैंने कहा ये पढ़ाना होता है तो मैं पढ़ाऊँगा कैसे। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मैंने, हमारे कॉलेज में चॉइस होती थी कि आप कुछ दिन, आप कौन से पीरियड लेना चाहेंगे। टेम्परेरी लेक्चरर था तो उनको पता है पैसे कम दे रहे हैं, तो वो कहते जी पीरियड आप बताइए, सुबह वाले शुरू वाले ले लेंगे या बाद वाले लेने। मैंने कहा जी बाद वाले दे दीजिए। बाद वाले पीरियड में लेता था। मैं क्या करता था, शाम को 7, साढ़े 7, 8 बजे पढ़ने बैठता था, रात को 3 बजे तक पढ़ता था और फिर जाके मैं अपने लेक्चर्स जो है वो कॉलेज में डिलीवर करता था। बड़ा हार्ड टास्क मुझे लगा कि कैसे करूं, पर आई वॉज हैविंग नो चॉइस, करना पड़ा, किया। लेकिन वहाँ कंप्रोमाइज़ नहीं किया।
ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बच्चों से बातें करके आ जाओ, 2 लाइनें पढ़ा दी, 2 लाइनें नहीं। जो उनका टॉपिक है, मैं अगर 3 क्लासेस पढ़ा रहा था, वहाँ +2 पढ़ा रहा था, मैं +1 पढ़ा रहा था, फर्स्ट ईयर साइंस पढ़ा रहा था, उन तीनों के जो मैंने टॉपिक पढ़ाने हैं, मैं पूरी तरह से तैयार होकर के जाता था कि ये मैंने एक्सप्लेनेशन उनको करना है, ये कंसेप्चुअल पोर्शन समझाना है, फिर ये मैंने उनको नोट्स देने हैं। मैं इसके बिना मैं कभी भी तैयारी के बिना नहीं गया। अगर मेरी तैयारी नहीं भी होती थी तो मैं फिर उस दिन क्विट करता था, मैं छुट्टी ले लेता था कॉलेज। मुझे प्रॉब्लम बहुत आई, थैंक गॉड स्कूल में आ गया। फिर छोटे बच्चे थे, फिर उनको समझाना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा, तो अच्छा सफ़र चलता रहा। सर आजकल हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ किताबी पढ़ाई रह गई है, प्रैक्टिकल तो ज़्यादातर होता नहीं है। सर हमारी बात करें, हमारे सिलेबस में विलियम शेक्सपियर 6 पोएम्स दी जाती है, उन्हें याद करके लिखना होता है। सर अगर ऐसा हो कि 3 पोएम्स कम कर दी जाए और हमें खुद लिखने को कहा जाए, तो सर हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी नहीं? बिल्कुल ठीक बात है बेटे। जितने भी बच्चों से मैंने अभी तक बातचीत की है, अगर मुझे कभी भी बातचीत करने का मौका मिला है, चाहे मेरे कलीग से, टीचर से, यहाँ ज़्यादा स्पैन नहीं है, मुझे अभी 3-4 महीने हुए आए हुए, इतने में मैं 2-3 बार अपने कलीग्स के साथ बात कर पाया हूँ, या कोई 2-3 सेक्शंस में बच्चों से मैं बात कर पाया हूँ। जितने की भी बात करिए, मैं उन्हें एक लाइन ज़रूर बोलता हूँ कि एक्चुअल एजुकेशन, रियल एजुकेशन लाइज बियॉन्ड क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर बैठ करके टीचर ने एक लेसन एक्सप्लेन कर दिया, वो तो एजुकेशन है ही नहीं। वो तो आजकल फैसिलिटेटर्स बहुत हैं, गूगल पे डाल दीजिए, आपको सारा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, फिर टीचर की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन असली एजुकेशन देने का हमारा मेन एम क्या है? अगर डीएवी की बात करूं तो होलिस्टिक अप्रोच हमें अपनाने के लिए डीएवी कहती है। होलिस्टिक अप्रोच मीन्स, बताओगे? सर धर्म के रिलेटेड, एज वेदास के। यस, जो आपका सिलेबस है, जो एजुकेशन है, जो स्कॉलिस्टिक एरिया है, उसके साथ साथ आप स्पिरिचुअलिटी, आपने थोड़ा सा नज़दीक बताया, स्पिरिचुअलिटी को, जिससे अंदर से आप अपने आप को समझ सके, अपने आप से बात कर सके। जब ये दोनों चीज़ें बच्चों को दे देंगे तो बच्चे अच्छे से अपने आप बात को समझ करके पढ़ेंगे। तो हमारा जो मेन एम है डीएवी का, मेन जो मुझे विज़न समझ में आया है, डीएवी से जुड़े हुए मुझे 20 साल हुए हैं, तो इन 20 सालों में जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि हमारा एक ही एम है, टू प्रोड्यूस फाइन ह्यूमन बीइंग्स। इसके अलावा और कोई काम नहीं है, और वो होलिस्टिक अप्रोच से ही हो सकता है अगर हम करें तो मैं तो बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, आपके साथ हूँ कि सिलेबस शुड बी नो बार। सिलेबस की बाउंड्री में बच्चों को बांधना ही नहीं चाहिए किसी सूरत में। देखिए, ज़्यादातर टाइम लगाया जा रहा है कि एग्ज़ामिनेशन पैटर्न आप फॉलो करते हैं, इन्विजिलेटर्स लगाए जाते हैं, ठीक है। अभी हमारे यहाँ तो जैसे स्कूल हमारा सीबीएसई का हब है ना, तो यहाँ पर डिफरेंट एग्ज़ामिनेशंस होते हैं। अब अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ, जो नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन जो है इनका, प्री मेडिकल बेस जो है, तो मैंने देखा हर क्लास में जैमर्स लगाए जा रहे हैं, क्लासरूम में जहाँ पे बच्चे बैठे हैं, फ्रिस्किंग की जा रही है विद मेटल डिटेक्टर्स। मतलब कितना विजिलेंट हम हो रहे हैं कि नकल ना हो जाए, जबकि समय अब ये आ गया है, हमें क्या करना है, अब तो ओपन बुक टेस्ट का टाइम है कि टीचर बच्चे के कैलिबर को समझ करके इस तरह से अपना करिकुलम डिज़ाइन करे कि वो बच्चे को बताए, बच्चे से कुछ पूछे। अब उसने एक्सप्लेन कर दिया, अब बच्चे से पूछे, भाई मेरे को, आपने पढ़ लिया ये टॉपिक, मेरे ये सवाल हैं, इनका जवाब आपने देना है, ये आपका एग्ज़ाम है। दुनिया की जिस बुक को खोल के देखना है खोल लीजिए, बुक पढ़ करके आंसर दे दीजिए, उसको नकल नहीं कहते। आप मुझे तो इन सवालों का जवाब दें, ये वक्त होना चाहिए, लेकिन आएगा भी। अभी तक तो हम अपने ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से बाहर आ नहीं रहे। बातें चाहे मैं भी बड़ी बड़ी कर रहा हूँ आपके साथ अभी ना, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो ये कहते हैं कि जी ये होना चाहिए, रियल एजुकेशन लाइज बियॉन्ड क्लासरूम, लेकिन कितना क्लासरूम से बाहर आपको लाता हूँ। बहुत सारे फिर सिक्योरिटी मेजर्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, फिर हम क्विट कर जाते हैं। बट माई ट्राई इज़ कि मैं जो बातें कह रहा हूँ वहाँ कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका भी सवाल तो यही है ना
तो मैं कहीं ना कहीं उन पर खरा उतर पाऊँ। एब्सोल्युटली आई एम विद यू कि वाकई उसको कट शॉर्ट कर देना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्रिएटिविटी पर डाल दिया जाए वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए आने वाले 1-2 साल के अंदर आप देखेंगे मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को देने वाला हूँ, प्रोवाइडेड कि आप उसको ग्रैब पूरे ढंग से करें। ग्रैब करना किस तरह से करते हैं, देखिए अगर आप वो जो एक गाइडलाइंस है उससे बाहर जाएंगे तो मैं अपॉर्चुनिटी वापस लेता जाऊंगा, गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत देता जाऊंगा। सर आज कंपटीशन का ज़माना है, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगा हुआ है। सर स्कूल में ही देख लीजिए, जो टीचर्स होते हैं अपने क्लास का रिजल्ट अच्छा करने के लिए अपने बच्चों को आगे लेकर आते हैं, पर मेहनत वो खुद करते हैं। जैसे ही क्लास में बोर्ड डेकोरेशन कंपटीशन ही देख लीजिए, जब बोर्ड डेकोरेशन कंपटीशन होता है, चाहे कि बच्चा पार्टिसिपेट करने में विलिंग ना हो, तो टीचर कहता है भी कोई बात नहीं तुम पार्टिसिपेट करो, और उन्हें आगे लगा देते हैं और अपनी क्लास का रिजल्ट आगे करने की कोशिश करता है। तो सर क्या आप बताना चाहेंगे कि कंपटीशन ये क्यों हो रहा है टीचर्स के बीच? जहाँ तक टीचर्स के बीच कंपटीशन की बात है, देखिए मैंने कहा ना कि मुझे 3-4 महीने हुए हैं यहाँ पे आए हुए, है ना। पहली बात तो आप लोगों के जो डिस्प्ले बोर्ड्स हैं वो बढ़ाए गए। जो हमारा समर ब्रेक था उसमें हमारे पास वक्त था, हमें लगा कि जितना बड़ा हमारा स्कूल है उतने डिस्प्ले बोर्ड्स नहीं हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ बोर्ड्स बढ़ाए गए। तो वहाँ मेरा ये एम था कि कम से कम टीचर की क्रिएटिविटी भी मुझे पता चलनी चाहिए। हमारे टीचर्स को, मैंने तो टीचर्स को कहा है यस दे वर एबल टू टेक हेल्प ऑफ द स्टूडेंट्स अगर लेना चाहें, नहीं तो मैंने ये देखिए सारे कॉम्पिटिशन्स पहली बात तो बच्चों के लिए क्यों हो, टीचर्स के लिए भी होना चाहिए। तो ये कंपटीशन नहीं, एक क्रिएटिविटी टीचर्स की चेक करने के लिए हमने एक एक्टिविटी प्लान की। उसमें मैंने देखा जिन लोगों से मुझे नहीं उम्मीद थी, अब नाम तो नहीं लूँगा, जिन लोगों से मुझे नहीं उम्मीद थी कि वो कुछ करेंगे, उन्होंने भी बड़े अच्छे से उस पर काम किया। और जब मैंने उनसे पूछा भी ये आपने ये थीम क्यों लिया, इसको कैसे किया, इट वाज नॉट योर सब्जेक्ट। एक टीचर से मैंने बात की, आपका ये सब्जेक्ट नहीं था, आपने इस सब्जेक्ट से हट के क्यों सारा मटेरियल प्रिपेयर किया। तो उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग समर वेकेशंस आई वाज रीडिंग बुक्स एंड आई रेड 2 बुक्स। उन 2 बुक्स का सार मैंने यहाँ डाल दिया। मुझे ये लगेगा कि एटलीस्ट मैंने जो पढ़ा मैंने आगे लोगों तक ट्रैवल करवा दिया। मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी। देखिए ये चीज़ अच्छी हुई ना कि अपने सब्जेक्ट से हट के उन्होंने काम किया। तो ये टीचर्स को भी वक्त वक्त पर क्रिएटिविटी के लिए एक्टिविटीज़ दे देनी चाहिए, सो दैट वो हर वक्त एक्टिव रहें। वो हर वक्त बच्चों के लिए, जब वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे तो बीच में से 10 एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए निकलेंगी, ऐसा मेरा मानना है। दिस इज़ द मेन पर्पज़ कि उनको दिया गया। हाँ, बाकी रहेगी बात जो आप कहते हो जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ बच्चों को नहीं भी करनी तो भी करवाया जाता है। कंपटीशन की आपने बात की, क्लास का कंपटीशन है, बच्चे का कंपटीशन है। यहाँ भी बात फिलोसफिकल है जो मैं करूँगा। बड़ी बात है कि कंपटीशन हमारा किसी से नहीं है, हमारा अपने आप से कंपटीशन है। हम अपने आप के सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी काम कर रहे हैं, आप इस वक्त आपका काम है पढ़ाई करना, तो क्या पढ़ करके आप सेटिस्फाइड हैं? मुझे प्रिंसिपलशिप दी गई है, क्या मैं प्रिंसिपलशिप करके सेटिस्फाइड हूँ? क्या मेरी आत्मा अंदर से ये सेटिस्फेक्शन फील करती है कि मुझे जिस काम के लिए लगाया गया मैंने वो काम किया है? तो हम किसी से कंपटीशन के लिए काम नहीं कर रहे। और यही मैं अपने बच्चों में इंस्टिल करना चाहता हूँ कि आपका किसी से कंपटीशन नहीं है, आपका अपने आप से कंपटीशन है। आपको अपने आप से पता होना चाहिए कि मैं जो मैंने किया, जो मुझे मेरे पेरेंट्स ने ड्यूटी दी या जो मुझे स्कूल में ड्यूटी दी गई, मैं उस पर बिल्कुल खरा उतरा हूँ या खरी उतरी हूँ, ये होना चाहिए। कंपटीशन हमारा किसी से नहीं है। वक्त कम है, नहीं तो इस पर एक स्टोरी भी सुनाता। आप अगला क्वेश्चन लीजिए। सर सुना दीजिए, कोई बात नहीं सर। चलिए, एक मूर्तिकार वो मूर्ति बना रहा था, ठीक है, उसने बनाई, बड़े दिल से बनाई। बनाने के बाद वो दैट आइडल वाज टू बी हैंग्ड इन अ पार्क, ठीक है। अब जब वो हैंग करनी थी तो ही जस्ट गेव अ लुक
कि मूर्ति कैसे बनी है, एंड ही स्टार्टेड मेकिंग न्यू आइडल। उसने कहा नहीं, वो रिजेक्ट कर दी, ये नहीं लगी, वो नई मूर्ति बनाने लग गया। एंड अ पासर बाय वाज गोइंग अवे, उसने कहा भाई ये मूर्ति एक बनी हुई है, सेम मूर्ति आप दोबारा बना रहे हो, क्योंकि काफ़ी बन चुकी थी जब उसने देखा। उसने कहा भाई हाँ, वो ना पहले वाली मूर्ति में कोई डिफेक्ट रह गया, तो मैंने सोचा मैं नई मूर्ति बनाता हूँ। तो उसको पता था, जो जा रहा था राहगीर जो था, उसको पता था कि ये वहाँ पार्क में फलां जगह पर हैंग करी जानी है। उसने कहा यार 30 फीट ऊंचाई पर, 40 फीट ऊंचाई पर ये हैंग करी जानी है, और जो आप डिफेक्ट, उसने डिफेक्ट पूछा तो डिफेक्ट बताया कि इसके नाक के पास देखिए थोड़ा सा एक ग्रूव है जो मुझे पसंद नहीं आया, और अब ये भर नहीं सकता, अब वो भरेगा तो पैच होगा, तो इसलिए मैं नई मूर्ति दोबारा बना रहा हूँ। उसने कहा 40 फुट ऊंचाई से किसने देखना है कि ये ग्रूव किसको नजर आना है, 40 फीट ऊंचाई पर तूने इसको हैंग कर देना है। देन ही रिप्लाइड, वो कहता कि आई एम नॉट मेकिंग दीज आइडल्स टू सेटिस्फाई पीपल, I am doing this work for my satisfaction. I was not satisfied with that idol which I prepared, so I made new. I am working for my own satisfaction, not for the people or not for the society. This was the main reason. सर अब हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जरूर सर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको जल्द से जल्द आंसर देना। कोशिश सर- करूँगा बेटा। सर आपका फेवरेट डिश? फेवरेट डिश, अब जल्दी जल्दी तो मेरी तो बहुत सारी हैं, वैसे मीठा मैं बहुत शौकीन हूँ, मीठी कोई भी डिश है मेरे लिए वो अच्छी है। सर मीठे में क्या? हाँ, मीठे में मिल्क केक एक आइटम हुआ करती थी किसी ज़माने में, आजकल तो वैसा सर, अभी मिलता भी नहीं है, मुझे भी पर बहुत आजकल पसंद वैसा है। नहीं मिलता। सर मुझे भी बहुत पसंद है। वो मेरी फेवरेट मिठाई है। सर फेवरेट फ्रूट? फेवरेट फ्रूट एप्पल, मुझे फेवरेट सबसे अच्छी। एक्टर? फेवरेट एक्टर दिलीप कुमार। सर आपको एक्टिंग का शौक है? मैं तो मिमिक्री सभी की कर दिया करता था। आई वॉज फेमस इन माई फैमिली। वो ठीक है, अब इस प्रोफेशन में आ गया, वक्त ही नहीं मिलता। सर फेवरेट स्पोर्ट? फेवरेट स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली नहीं, पर अगर मैंने थोड़ा बहुत खेला है तो क्रिकेट खेला है। और उसी क्रिकेट खेलने के टाइम पे मैंने ना एक चीज़ महसूस की कि क्रिकेट गेम जितना बच्चे को इनडिसिप्लिन करता है शायद ही कोई और करता। ये मैंने, क्योंकि मैं स्टूडेंट था, मैंने महसूस किया कि मेरे इम्पोर्टेंट लेक्चर्स में छोड़ देता था क्रिकेट खेलने के चक्कर में। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रिकेट, ड्यूरेशन, अब आजकल तो फटाफट 20 ओवर 50 ओवर बहुत कुछ शुरू हो गया, लेकिन तब हमारे वो टेस्ट मैचेस देखा करते थे तो वैसा ही करने की कोशिश करते थे ना। तो मैं अपने जो दोस्त मेरे थे वो सुबह सुबह संडे को मुझे उन्होंने लेके जाना, भी चलो हम खेलते हैं क्रिकेट। ज़्यादा खेलना नहीं आता था पर इंटरेस्ट था कि खेलने चले जाते थे। ग्राउंड में जाना है, घर के इंपॉर्टेंट काम भूल जाते थे, सारा दिन वहीं निकाल करके आ जाते थे। माँ वेट करती रहती थी कि भी उसने खाना नहीं खाया, दोपहर चली गई, शाम होने वाली है, तो वो बेचारी तड़पती रहती थी भी मेरा बेटा बिना खाए बैठा है और हमें पता ही नहीं है और हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सर आप अपना टाइम कैसे पास करते हैं, फ्री टाइम? बेटे अगर कोई तरीका हो तो बता दो, फ्री टाइम कैसे मिलता है? मुझे तो फ्री टाइम ही नहीं मिलता। सर कभी हो जाता है, कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जब से प्रिंसिपल बना हूँ, बल्कि जब से इस एजुकेशन फील्ड में आया हूँ, प्रिंसिपल भी छोड़ दो, एजुकेशन फील्ड में आप देखिए, आई एंटर्ड इन 1999 इन अ स्कूल, डीएवी स्कूल में। पहले तो कॉलेज में मैंने बताया एक सेशन में रहा, फिर मैं स्कूल में आया। स्कूल में आई एंटर्ड इन 1999 और 2005 में मैंने एज प्रिंसिपल ज्वाइन कर लिया। कितने 5 सालों में, 5 साल में अगर मैं प्रिंसिपल बना तो ये बड़ी साफ सी बात थी। आप समझ सकते हो कि मैंने काम कितना किया होगा। फ्री टाइम मुझे था ही नहीं। आप सुन के हैरान होंगे, मैं रात को 10:30 बजे घर वापस जाया करता था स्कूल से, सुबह 7 बजे आकर के 10:30 बजे, बीच में कहीं खाना खाने चला गया, फिर आ गया, स्कूल का काम करता रहा। ये प्रोजेक्ट मिला हुआ है जैसे आपके मिथुन सर करते हैं, अभी वो करते हैं ना, टाइम की बाउंडेशन में नहीं है। कोई काम करना है तो आपको 8 बजे बैठ करके स्कूल में क्यों नहीं करना,
बच्चों को बुलाना है तो रात को 10 बजे क्यों नहीं करना। तो ऐसे सारे ड्यूटीज जो थी वो प्रिंसिपल मेरे पर विश्वास करते थे। और मुझे नहीं लगता फ्री टाइम, हाँ अगर फ्री टाइम कभी मिलता है तो फिर मैं म्यूज़िक सुन के नहीं, अपने आप गाने गा के खुश होता हूँ। अपना टाइम फिर अपने खुद गाने गा के पास करता हूँ। सर फेवरेट सॉन्ग म्यूजिक से याद आया? म्यूज़िक में मेरा फेवरेट सिर्फ गुलाम अली की हर वो गज़ल है जो उसने गाई है। सर एक गा के सुनाओ सर, एक पक्का? सर प्लीज सर। यस। चलिए गज़ल की ही 2-3 लाइनें। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। इसका रोना नहीं क्यों तूने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। हमको किसके गम ने मारा ये कहानी फिर सही, किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही, हमको किसके गम ने मारा ये कहानी फिर सही। सर जैसे हम देखते हैं सर क्लास में अक्सर ये होता है, जो बच्चे होते हैं कई बार जो टीचर सब्जेक्ट में टॉपिक पढ़ा रहा होता है कोई, तो जो टीचर बच्चे होते हैं वो पूछते हैं कि सर ये टॉपिक आप जो पढ़ा रहे हैं ये तो हमने पहले ही किया हुआ है। टीचर पूछते हैं कहाँ किया सर, बच्चे रिप्लाई करते हैं कि हमने ट्यूशन पर पहले ही पढ़ा हुआ है। सर पर ये प्रॉब्लम आती है कि जो टीचर स्कूल में है वही ट्यूशन घर पर पढ़ा रहा है, और वो बच्चा जिसको स्कूल में समझ नहीं आ रहा टॉपिक वो उसे ट्यूशन पर समझ आ रहा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? टीचर तो दोनों जगह पर सेम ही है, और पेरेंट्स भी ऐसे फोर्स करते हैं बच्चों को आपको ट्यूशन पर जाना चाहिए, आपके नंबर अच्छे आएंगे। पर मुझे इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं लगता कि टीचर तो सेम ही है दोनों जगह पर, इंटरेक्शन भी सेम है टीचर की, सर फिर ट्यूशन पर कैसे अच्छा समझ आ जाता है बच्चों को? बेटे ये तो मैं आपको ही सवाल कर दूंगा बदले में, मैं अपना वर्जन जो इसमें है वो बाद में दूंगा। पहले आपसे ही सवाल है कि फिर ट्यूशन पे आपको स्पेशल पहले समझ क्यों, ज़्यादा समझ क्यों आ जाता है? आप अपना एक्सपीरियंस बताइए पहले। सर मुझे भी कोई ख़ास नहीं लगता वजह कि मैं कम ट्यूशन जाता हूँ, मैं भी ट्यूशन कम जाना। फिर ये बात तो ख़त्म हो जाती है कि जब आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आता, कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, इसका मतलब तो ये बड़ा साफ़ है कि कोई फ़र्क नहीं है, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं और ट्यूशन पर पढ़ा रहे हैं कोई फ़र्क नहीं है। ये आपने अपनी बात में ही कहा। सर नहीं, पर बाकी बच्चों का ये मानना है। हाँ, अब बाकी बच्चों का ये मानना है, ये आपके पास उन लोगों का फीडबैक है। अब देखिए पहली बात तो ये है कि क्लास में एक पॉइंट मैं हमेशा आप लोगों को भी यहाँ कहूँगा, मैं हमेशा टीचर्स को कहता हूँ, देखिए एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, ये आपको बड़ा क्लियर पता है बच्चे सारे एक जैसे हैं। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सेम एज ग्रुप है बच्चों का, ठीक है, और सेम ही टीचर पढ़ा रहा है। क्लास में 30 से 40 बच्चे हैं, उनमें से 10 बहुत ही जल्दी बात को समझ जाते हैं, 10 लेट समझते हैं, 10 बिल्कुल नहीं समझते। टीचर एक ही पढ़ा रहा है ना? वहीं पे ये डिफरेंस क्यों आया? ये 30 बच्चों में ये डिफरेंस क्यों, 10-10 अलग अलग क्यों हैं? का मुझे जो कारण समझ में आया है वो मैं अपने कलीग्स को हमेशा बताता हूँ। मैं ये कहता हूँ टू पे अटेंशन। जिनको 10 को फटाफट समझ आ गया ना, they have paid full attention to everything. The things around you
द पीपल्स अराउंड यू, अगर आप उनको अच्छे से, अगर आप अटेंशन प्रॉपर पे करेंगे तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि बच्चे बराबर ना आए। जिन्होंने अटेंशन 100% पे कर दी वो लोग तो पहली बार में समझ गए। जिनको टीचर ने फिर जगाया कि भाई अटेंशन पे कर, फिर वो 10 तीसरे राउंड में, दूसरे राउंड में, चौथे राउंड में समझ गए। फिर जिनको 10 को बाद को और जगाया, टीचर ने बार बार मोटिवेट किया, फिर जाकर के वो समझा बात अटेंशन पे करने की थी। अगर उन्होंने भी पहले से अटेंशन पे कर ली होती तो शायद वो उनके बराबर चले जाते। अब मुझे यही फ़र्क नज़र आता है कि जो बच्चे ट्यूशन पर जाते हैं वहाँ उनको अटेंशन पे करनी ही पड़ती है। बहुत कम बच्चे हैं, क्लास से कम हैं या सेम एज ग्रुप के हैं, वही बच्चे बैठे हैं जो वैसे वहाँ भी हैं, लेकिन उस वक्त बाकी सब्जेक्ट्स की चिंता नहीं है, सिर्फ उसी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं और उस वक्त आप ज़्यादा अटेंटेटिव हैं, आप ज़्यादा अटेंशन पे कर रहे हैं। यही मुझे कारण नज़र आता है। अदरवाइज़ तो ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है ना। हर बच्चा अगर अटेंशन प्रॉपर पे कर दे और हर टीचर बच्चे पे अटेंशन प्रॉपर पे कर दे तो शायद ट्यूशन की ज़रूरत है ही नहीं। सर पर कई बार पेरेंट्स भी बच्चों को फोर्स करते हैं कि आपको इंग्लिश, मैथ और साइंस जैसी ट्यूशन जरूर लगानी चाहिए। बेटे, ये मैंने ना अपने टीचर्स के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मैंने एक लाइन कही थी, वो यहाँ भी रिपीट कर देता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान एक गुलाम देश रहा है, ठीक है। तो हमारी अपनी तरक्की अंग्रेज़ों ने नहीं होने दी। पहले जो उनको अच्छा लगता था उन्होंने वही कुछ वहाँ पे इंडिया में आने दिया। तो प्रॉब्लम आज भी क्या है, हम उस गुलामी से बाहर नहीं निकले हैं। हमारा स्कूल, हमारे जो स्कूल्स हैं उनके क्लासरूम आज भी 18वीं सदी के हैं, टीचर्स पढ़ाने वाले 20वीं सदी के हैं और स्टूडेंट्स पढ़ने वाले 21वीं सदी के हैं। तो इन सब में आपस में वो कहें ना कि एक सामंजस्य नहीं आ रहा। अब उसके लिए कोशिश कर रहे हैं हम कि हम अपने क्लासरूम को इम्प्रूव करें, उसको 20-21वीं सदी का बनाएं। वो हम कर ही रहे हैं। आपने देखा है आपके क्लासेस में हमने स्मार्ट बोर्ड्स लगा दिए, है ना। टेक्नोलॉजी का यूज ज़्यादा से ज़्यादा हम करने लग गए हैं, ऐसा हो गया। यानी क्लासरूम को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, टीचर्स को हम ट्रेनिंग दे दे के 21वीं सदी का बना रहे हैं। टीचर्स के लिए आप पूछ के देखिए कितने ट्रेनिंग सेशंस हम उनके लिए मैनेज करते हैं। अभी आपके टीचर्स कभी अबोहर, कभी अमृतसर ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, और भी ट्रेनिंग्स होती रहेंगी। प्लान कर रहे हैं हमारे स्कूल में ट्रेनिंग सेशन में क्लासरूम मैनेजमेंट पे अभी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी टीचर्स को भी हम कर पा रहे हैं। हम पिछड़ कहाँ रहे हैं? क्लासरूम हमने इम्प्रूव कर लिए, टीचर्स को हमने इम्प्रूव कर लिया, स्टूडेंट तो ऑलरेडी इम्प्रूव्ड है मेरी नज़र में। गैप कहाँ रह रहा है? पेरेंट्स को हम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। पेरेंट्स नीड काउंसलिंग। वो लोगों को देखा दिखाई चल रहे हैं। अब उसके लिए आई हैव स्टार्टेड इन ए न्यू वे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ, शायद अभी तक आप तक कन्वे नहीं हुआ होगा। पिछले 3 दिन से हमारे पास पेरेंट्स क्लास वाइज आ रहे हैं, सेक्शन वाइज आ रहे हैं बच्चों के पेरेंट्स। आई हैव स्टार्टेड इन ए न्यू वे कि LKG A के पेरेंट्स एक दिन मैंने बुला लिए, A B C के एक दिन 1-1 घंटा उनको मैंने दिया। ऐसे ही आज UKG की टर्न थी, सारे उनके सेक्शंस हो गए, आज UKG की टर्न है। मंडे को हमारा हो गया उसका फर्स्ट सेकंड, इस तरह से चलता जाएगा। और अगले 10-15 दिन में आप सब लोगों की क्लासेस के पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। किस लिए? उनको काउंसल करने के लिए, उनका ओरिएंटेशन करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि डोंट फोर्स द चाइल्ड। डोंट, टीचर्स को भी यही कहता हूँ, डोंट टीच देम, अलाउ देम टू लर्न द वे दे वांट। सर बचपन में सबका फेवरेट पार्ट होता है कार्टून। सर आपका भी कोई फेवरेट कार्टून होगा? नहीं, मेरा ऐसा कोई मैं यहाँ थोड़ा सा ये भी कहूँगा, शायद हम बचपन में भी मैच्योर होकर के चले हैं। हमारे घर के हालात, हमारे पारिवारिक हालात ऐसे थे कि ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता था, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, ऐसे कार्टून्स और ऐसा कोई ज़्यादा मैं कर नहीं पाया। सर मेरा फेवरेट कार्टून था अरेबियन लाइफ, जिसमें अलादीन को एक चिराग मिलता है, उसे रब करता है तो उसमें जीनी निकलता है। वो कहता है 3 विशेस मांगो। सर मान लीजिए हम एज ए चिराग में से निकलते हैं एक यूथ,
तो सर आप कौन सी 3 विशेष मांगना मैं चाहेंगे? तो 3 को 1 में ही तब्दील कर दूंगा कि मुझे अपना जो भी ड्यूटी मिली है, चाहे वो पारिवारिक मिली है, चाहे वो स्कूल की तरफ से मिली है, चाहे वो समाज की तरफ से मिली है, जो मुझे ड्यूटी मिली है वो सिंसियरिटी से और ऑनेस्टी से करवाना मुझे वो वैसा बना जाए कि मैं यही कर पाऊँ। मैं कहीं भेदभाव, कहीं झूठ बोलना ऐसा कुछ ना कर पाऊँ, यही मांग। तीनों विश इसी में ही आ जाएंगी। ठीक है। सर आपसे बातें कर हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा भी। और पर अंत में मैं जानना चाहूँगा बच्चों को क्या मैसेज देंगे? बच्चों को मेरा मैसेज अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिया है, वो बड़ा क्लियर है कि 100% अटेंशन पे करें हर चीज़ को। आपके थिंग्स अराउंड यू मस्ट बी ऑब्जर्व वेरी कीनली। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, अगर आप पूरी अटेंशन देते हैं, तो मतलब ही नहीं पैदा होता कि आपको कहीं किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ जाए और आप एक अच्छे इंसान ना बने और आपसे आगे कोई भी निकल जाए। आप हमेशा आगे ही रहेंगे। मेरा मानना तो ये है कि आप अटेंशन 100% पे करना शुरू कर दीजिए। थिंग्स को ऑब्जर्व अपने तरीके से करके और अपना क्रिएटिव माइंड अप्लाई करके उनके ऊपर कुछ ना कुछ अपना जो विज़न है वो क्रिएट कीजिए। शायद ये सबसे ज़रूरी आपके लिए चीज़ है और शायद वो आपकी एनर्जी को बहुत पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें थैंक यू दिया। वेरी मच। इवन मुझे भी आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा कि जिस बेबाकी से आप लोगों ने सवाल पूछे तो मुझे अच्छे लगे। थैंक यू वेरी मच। तो आज यू मी और हम में बस आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई हस्ती और किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए यू मी और हम की पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद।